जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम बताएंगे कि अपवहन वेग क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विद्युत धारा का बेसिक वीडियो बनाया था। विद्युत धारा के सामान्य चीजें क्या होती, विद्युत धारा की मतलब जनरल सामान्य बेसिक वीडियो था कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के बारे में इसके मात्रक और राशियां बताई थोड़ा बहुत आज। और इसमें पहले विद्युत धारा का हम थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे बताते हैं विद्युत धारा क्या होती है। देखिएगा, एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर करंट जो होती है, एक एम्पियर करंट में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक एम्पियर में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। का मतलब हुआ कि अगर 6250 6250 लिख दो, इसके आगे 15 जीरो लगा दीजिए। कितने जीरो? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप इस नंबर में 15 जीरो लगा दीजिए तो जब आपके शरीर में, आपके बॉडी में इतनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की धड़धड़ा के प्रवेश करती है, इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आपके बॉडी में प्रवेश करती है, अंदर जाती है, ठीक है, प्रवेश करती है, इंटर कर जाती है आपके बॉडी में, तो आपको लगता है कि हमें करंट लग गया। जब भी आपको करंट, जैसे कोई पंखा वगैरह छू लेते हो तो कभी कभी अर्थिंग की वजह से क्या करता है, करंट मार देता है। तो करंट मारने का मतलब है आपके शरीर में धड़धड़ा के 6200, मतलब ये नंबर हमको पढ़ना नहीं आता है, 6250, इसके आगे 15 जीरो है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में धड़धड़ा के घुस जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक एम्पियर। अब एम्पियर धारा जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, धारा का मतलब क्या है, ये धारा चलती कैसे है? तो देखिए, धारा को चलाने के लिए एक होता है वोल्टेज। वोल्टेज धारा जो होती है, वोल्टेज क्या करता है, आवेश को धक्का देता है, आवेश को आगे बढ़ाएगा, ऐसे खिंचा करके आवेश को धक्का देगा और आवेश आगे बढ़ेगा। और जब आगे आवेश जो होता है, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको प्रवाहित कराने के लिए, आवेश को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को धड़धड़ा के आगे बढ़ाया जाए। आगे कौन बढ़ाएगा? वोल्टेज बढ़ाएगा। वोल्टेज जो होता है वो क्या करता है, चार्ज को आगे बढ़ाता है, और अगर चार्ज आगे बढ़ गया तो उसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? उसी को करंट बोला जाता है। तो करंट जो होती है आई, उसको आगे बढ़ाता है वोल्टेज, वोल्टेज उसको धक्का देता है चलने के लिए, तब वो आवेश आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आवेश आगे बढ़ता है उसी को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। जो आपका पंखा हो गया, फ्रिज, कूलर, ये सब कुछ चलता काहे से? इसी से चलता है ना, करंट से। तो आप समझ गए होंगे, जब करंट से ये चलता है तो करंट काहे से चलती है? करंट चलती है वोल्टेज से। जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। इसीलिए क्या होता है, 220 वोल्ट, कभी देखो 12 वोल्ट या बैटरी वगैरह से, आप बैटरी वगैरह पर पकड़ लीजिए तो बैटरी में क्या होता है, ज्यादा करंट नहीं मारता है। हाई वोल्टेज पे करंट ज्यादा होती है। तो हाई वोल्टेज में जब करंट ज्यादा होती है तो करंट बहुत ज्यादा तेजी से लगती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 एम्पियर में 2 से गुणा करिए, 3 से, 3 की गुणा करिए 4 एम्पियर के लिए, 4 से गुणा, 5 एम्पियर के लिए 5 से गुणा। ठीक है, अब हम समझेंगे अपवहन वेग क्या होता है। ठीक है, अपवहन वेग, अपवहन वेग को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे, मान लेते हैं ये एक चालक है, कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये एक चालक है, ये एक कंडक्टर, चालक, ये एक चालक है, और इस चालक, ठीक है, इस चालक में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र या बाहर से कुछ नहीं लगाया गया है। आप क्या करिए, लोहे की एक राड ले लीजिए, वो आपका चालक हो गया। जब आपका वो चालक हो गया तो जब आप उसके भीतर झांक करके देखेंगे तो उसके भीतर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उस चालक, मतलब ऐसे ही आप जा करके कबाड़ी की दुकान पे जाइए और लोहे का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उस टुकड़े में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप उसके भीतर झांक करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप की संरचना आपको वहां पे दिखेगी। जैसे मान लिया छोटा सा टुकड़ा है, इसके भीतर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन,
जब जूम करके जो है प्रैक्टिकली देखा गया तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, 10 की पावर 5 की स्पीड से बहुत तेजी से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। अगर हम ये कहें कि इस चालक में n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग की अगर बात करें तो u1 हो जाएगी, दूसरे वाले की u2 हो जाएगी, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की u3, चौथे वाले की क्या हो जाएगी? u4, पांचवे वाले की क्या हो जाएगी? u5 हो जाएगी, ऐसे u6, u7, u7, u8, u9, u10, u11। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे एक कमरे में एक कमरा हो और उस कमरे में 100 आदमियों को छोड़ दिया जाए और 100 आदमियों से कहा जाए कि उस कमरे में आप दौड़ भाग करिए, तो आप समझ लीजिए एक आदमी अगर पूरब की तरफ जा रहा होगा तो दूसरा पश्चिम की तरफ अवश्य जा रहा होगा, 100% श्योर है। क्योंकि उसमें हो क्या रहा है? सभी टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करने का मतलब है एक ससुरा अगर उधर जा रहा होगा तो दूसरा इधर जरूर जा रहा होगा। ये 100% श्योर है, 110% सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, और तीसरा अगर उधर जा रहा होगा ऊपर की तरफ तो चौथा नीचे जा रहा होगा। ये श्योर है, प्रैक्टिकली किया गया। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकली देखी गई। अब एक चीज समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा चार्ज है और वो जा रहा है अर्थात उसमें गति है, गति है तो मतलब स्पीड है, स्पीड है मतलब उसका वेग है, तापीय वेग है। अब जब उसमें तापीय वेग है तो वेग जब है तो वेग एक की दिशा u1 की इधर है तो दूसरे की श्योर है कि उधर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जिस वाले की उधर होगी उसका चिन्ह आएगा माइनस में और इसका होगा प्लस में, दोनों परिमाण में बराबर होंगे। जिस स्पीड से ये भाग रहा होगा उसी स्पीड से ये भागेगा। ठीक है, जौने स्पीड से ये भागेगा वैसे स्पीड से ये भी भागेगा। तो ये थोड़ा इधर जा रहा है और ये थोड़ा उधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो जब इनको जोड़ा जाए कि कुल वेग औसत कुल वेग कितना होगा, औसत वेग कितना होगा? ठीक है, औसत प्रारंभिक वेग अगर देखा जाए इनका तो औसत प्रारंभिक वेग जो आता है, औसत प्रारंभिक वेग, औसत प्रारंभिक वेग की अगर बात की जाए तो जो औसत प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? पहले वाले के लिए u1, दूसरे वाले के लिए u2, तीसरे वाले के लिए u3, चौथे वाले के लिए u4, पांचवे वाले के लिए u4, डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट कितने इलेक्ट्रॉन n है। औसत निकालने के लिए हाई स्कूल में सिखाया जाता है नंबरों की संख्या का योग, दी गई नंबर जितनी भी हैं, जैसे कि आपके कक्षा में 25 बालक हैं और 25 बालकों का अलग अलग रिजल्ट आया हुआ है, किसी का है 25%, किसी का 45%, किसी का 55%, किसी का 65%। ठीक है, उनका औसत निकालना है तो क्या करते थे? सभी के नंबरों को जोड़ करके नंबर से भाग कर दीजिए। 25 लड़के हैं तो भाग कर दिए, गुड़े 100 कर दिया परसेंटेज औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो एक हाई स्कूल में सिखाया जाता था दी गई नंबर जितने, जैसे मान लिया 10-20 नंबर है, 1 से 20 तक के नंबर है और सबका औसत निकालना है, तो सभी नंबर को जोड़ दीजिए और 20 से भाग कर दीजिए। जैसे 1 से 10 तक के नंबर है, 1 से 10 तक के नंबर जैसे यहाँ पे मान लिया 1 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 2, इनका सबका औसत चाहिए तो सबको जोड़ दीजिए और जितनी नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है 6 से भाग कर दीजिए। जैसे ये 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 बटे कितनी नंबर 3 3 6, 6 से भाग कर दीजिए, इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। अब यहाँ देखिए इस इलेक्ट्रॉन, इस वाले टुकड़े में असंख्य इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही ज्यादा, हमने माना n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन है तो सभी n इलेक्ट्रॉनों का ये हो गया प्रारंभिक वेग, उनको मैंने जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन कितने थे? n, तो n से भाग कर दिया। क्या कर दिया? n से भाग कर दिया। जब n से मैंने भाग किया तो ये आया 0, कितना निकल के आया? 0। इनका जो औसत तापीय वेग होता है, औसत तापीय वेग बोलो या औसत प्रारंभिक वेग, औसत तापीय वेग बोला जाता है। क्या होता है ये? औसत तापीय वेग, ये होता है औसत तापीय वेग। चलो यहाँ तापीय लिख देते हैं, तापने वाला काम आएगा। औसत तापीय वेग, औसत तापीय वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? औसत तापीय वेग 0 हो जाएगा। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 डॉट डॉट un, अपान में क्या हो जाएगा? n।
अपान में कितना हो जाएगा n, औसत तापीय वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। औसत तापीय वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 आ गया। अब एक चीज समझिएगा, औसत तापीय वेग 0 आ गया, ये तो औसत तापीय वेग 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इस चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे उसको यादृच्छिक गति कहा जाता है, या फिर उसे जिगजैग मोशन कहा जाता है, या उसे रैंडम मोशन कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में परिभाषा पूछता है, अरे बबुआ ये बताओ कि रैंडम मोशन किसे कहते हैं, या फिर यादृच्छिक गति किसे कहा जाता है, या फिर बोला जाता है यादृच्छिक गति किसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिखता हूँ, आप इतना समझ गए होंगे, अगर कोई चालक है, इस चालक पर किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य बल, मतलब बाहर से किसी प्रकार का ना कोई दबाव, ना कोई बैटरी, ना कोई गर्मी, ना कोई ऊष्मा, ना कोई घर्षण, किसी भी प्रकार का इस पे कुछ नहीं दिया गया है, बस ऐसे कबाड़ी की दुकान से उठाया और हाथ में पकड़ा, तो उसके भीतर जो हमारा तांडव चल रहा है वो तांडव ही होता है यादृच्छिक गति। ठीक है, मतलब ऐसे उठा लिया, उसके भीतर देखा गया झांक करके, तो उसके भीतर महाभीषण युद्ध चल रहा था। वो महाभीषण युद्ध इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति एक दूसरे को मारने के लिए घूम रहे थे, एक दूसरा उधर जा रहा होगा तो दूसरा उधर जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही सब घूम रहे थे, तो इनका जब औसत वेग निकाला गया, औसत तापीय वेग तो निकल के आ गया 0। काहे? क्योंकि सब एक ही बराबर स्पीड से भाग रहा था। अगर वो 140 के स्पीड से जा रहा तो हर 140 के स्पीड से ही जाएगा, बस दिशा अलग अलग हो सकती है, दिशा इधर उधर हो सकती है, बाकी पूरा सब एक वेग से जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए औसत तापीय वेग जो आ गया 0। अब हम ये लिखवाते हैं कि यादृच्छिक गति किसे कहते हैं। ये वाली जो गति हुई है इसमें, इसी को यादृच्छिक गति कहा जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले यादृच्छिक गति लिख लेते हैं, फिर अपवहन वेग लिखते हैं। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति में क्या आएगा, यादृच्छिक गति में आएगा जब किसी चालक तार पर या जब किसी चालक पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, जब जब किसी चालक पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, आरोपित नहीं होता है, बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, जब किसी चालक पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, जब किसी चालक पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, तो चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं जब किसी चालक पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। डेफिनेशन वेरी सिंपल है, बिल्कुल आप दिमाग में बिल्कुल लेके हलवा बना के खाना है। देखिए, जब किसी चालक पर, मतलब कोई कंडक्टर ले लीजिए आप, सोना चांदी कुछ भी ले लीजिए, तो सोना चांदी आप मतलब धातु होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ धातु कंडक्टर कोई भी होना चाहिए। जब किसी चालक तार पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। फिर है, इसके आगे लिखेंगे
यदि यदि चालक में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन हो तब उनका औसत तापीय वेग शून्य होता है। जैसे के लिए आप एक मान लीजिए ये एक चालक हो गया, ठीक है, ये एक चालक तार हो गया। अब इस चालक तार में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जो है वो गति कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉनों की जो है गतियां जो है अलग अलग। अब इसमें आपको औसत तापीय वेग लिखना है। क्या लिखना है? औसत तापीय वेग। औसत तापीय वेग, औसत तापीय वेग जो होता है वो होता क्या है उसको देख लीजिए। औसत तापीय वेग को अगर लिखना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक कंडक्टर, उस कंडक्टर पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा होना चाहिए, मतलब वो बैटरी से नहीं जुड़ा होना चाहिए, ना ही आपकी एसी करंट से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि करंट दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। ये बताना भूल गए थे, आप समझ लीजिए करंट भी दो प्रकार की होती है, एक एसी एक डीसी। दो वैरायटी होती हैं, हर चीज के दो वैरायटी, जैसे लड़का लड़की में दो वैरायटी, वैसे ही इसकी भी दो वैरायटी होती है, ठीक है। तो इस क्या है, वैरायटी होती है इसकी अलग अलग होती है, एक डीसी होता है एक एसी होता है। एसी का मतलब होता है ऐसी धारा जो प्रत्येक समय, हर समय अपने दिशा और मान में परिवर्तन करे, मतलब वह एक तरह रहती नहीं, उसका हमेशा रंग बदलता रहता है, कहीं ज्यादा हो जाएगी कहीं कम, कहीं दूसरे दिशा में जा रही कहीं दूसरी दिशा में जा रही, कभी एक दिशा में चलती ही नहीं है, कभी किसी की बात मानती ही नहीं, वो एसी होती है। जैसे कि तुम्हारे घर में जो आती है वो एसी होती है। अगर आप बैटरी से सप्लाई ले रहे हैं, बैटरी जो घर में आप बैटरी लगाते हैं, इन्वर्टर से चार्ज करते हैं, उससे अगर आप पंखा उंखा चला रहे हैं तो वो डीसी देता है। क्या देता है? डीसी। डीसी करंट में दिशा और मान दोनों फिक्स होते हैं। डीसी करंट अगर बैटरी मान लिया 5 एम्पियर धारा दे रही है तो 5 एम्पियर तब तक देती रहेगी जब तक छतरी ध्वस्त नहीं हो जाएगी, जब तक उसका डिस्चार्ज होना बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी तब तक वो 5 एम्पियर देती ही रहेगी, देती ही रहेगी, देती ही रहेगी, पंखा लेता रहेगा, लेता रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो आप क्या है, दो प्रकार का होता है, एक डीसी होता है एक एसी होता है। अब हमको लिखना था, अब यहाँ समझिएगा, औसत तापीय वेग लिखना है, हमने माना है कि इसमें n इलेक्ट्रॉन, और पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे हम लिखेंगे डॉट डॉट un अपान में n कर दीजिए, इसका मान कितना आ जाता है? 0। कितना आ जाता है? 0। ये होता है औसत तापीय वेग, ठीक है। क्या होता है? औसत तापीय वेग होता है, यादृच्छिक गति बोलते हैं, ठीक है। यादृच्छिक गति कहते हैं जब किसी चाल। अब दूसरी चीज ये है कि जब आपको यादृच्छिक गति के बारे में कंप्लीटेड पता हो जाए तो आपका अपवहन वेग क्या होता है। इसी अगर चालक तार को, जैसे आप कबाड़ी की दुकान से कोई लोहा ले लीजिए और उस पर बैटरा लगा दीजिए, बैटरी मतलब बैटरा मतलब बैटरी, चार्ज लगा दीजिए, और जैसे ही चार्ज लगाओगे तो एक इसके भीतर ताकत उत्पन्न होगी, वो ताकत इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती एक दिशा में चलने के लिए मजबूर करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेगा, उसी एक दिशा में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति को अपवहन वेग कहते हैं। वेरी सिंपल है। जैसे कि क्या होता है, हमारे समाज में एक बहुत बढ़िया रीति है, भीड़ अगर एक तरफ जा रही है तो सब आंख बंद करके उधर ही चले जाते हैं, उधर कोई हलवा बट रहा है सब उधर ही चले जाते हैं बिना सोचे, ठीक है, ना दिमाग लगाते हैं। वैसे जब इसमें कोई भी बल नहीं लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, जब मतलब कोई चीज बटती नहीं है तो हर एक व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ठीक है, समाज में भी। और जैसे कोई चीज बांटना शुरू कर दो, ठीक है, समाज का हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सीधा भागता चला जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, प्रधान जो होता है हमारे गांव का, वो प्रधान क्या करता है, जब प्रधानी आती है तो मौके पर क्या करता है, बंटवाएगा कोल्ड ड्रिंक। अब पूरा गांव समेटे जा रहा है उधर, ठीक है, हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पहुंचा जा रहा है, वो ये नहीं होता है, दे का रहा है,
वोल्ट के चक्कर में देता है। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा, जैसे ही ये चालक था, ये क्या था, कंडक्टर था, आपने बाहर से लगाई बैटरी, बाहर से बैटरी लगाओगे तो यहाँ एक प्लस उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ एक माइनस उत्पन्न हो जाएगा। ये प्लस वाला अपने माइनसों को खींचेगा, बुलाएगा, ए भाई साहब तो हमारी तरफ आ जाओ। प्लस हमेशा क्या करता है, माइनस को खींचता है। जैसे कि अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है, सेम कैटेगरी के बीच में अट्रैक्शन होता है, कबो नहीं होगा। ठीक है, जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, जब जरूरत होगी तो अभी तो आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो सेम ऐसे ये भी है, प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी तरफ खींचता है, और माइनस से थोड़ा कहता है हमारे तरफ का आ रहे हो, तो हमारी कैटेगरी के हो, दूसरी तरफ जाओ ना, वो धक्का देता है इसको। माइनस क्या करता है, माइनस को धक्का देता है, माइनस माइनस को धक्का देगा, कहेगा ऐसे भागो। और इसको जैसे ही उधर भगाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सब इधर उधर घूम रहे थे जब इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई थी। ठीक है, और जैसे ही बैटरी लगा दी जाती है इसमें, प्लस यहाँ क्रिएट हो जाता है, माइनस यहाँ क्रिएट हो जाता है, और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती, कहाँ होती, प्लस से माइनस की तरफ होती, प्लस से माइनस की तरफ होती, जब इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की एक खासियत है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अपने प्लस वाले पे जो दिशा लगाएगा, मतलब प्लस वाले पे जो बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि वो प्लस चार्ज पर जो बल लगाता है, जो ताकत लगाता है, जो शक्ति लगाता है, वो अपने दिशा में लगाता है। जिधर जाएगा उधर प्लस वाले को ले जाएगा, जिधर जाएगा उधर प्लस वाले को ले जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की खासियत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये खासियत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही एक खासियत है कि जब वो प्लस पे फोर्स लगाता है तो अपने साथ में ही उसको ले जाता है। लेकिन इसकी एक बुरी बात यह है कि जब ये माइनस पे फोर्स लगाएगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में भगाएगा। अगर वो उधर तुम्हारी तरफ जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगाएगा तो उसके विपरीत दिशा में लगाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, विपरीत दिशा में। कहाँ भेजेगा, विपरीत दिशा में। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मतलब उधर लगाएगा। जब उधर बल लगाएगा तो उस बल के कारण इसमें उपस्थित सभी के सभी इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ गति करेंगे। किधर गति करेंगे, प्लस की तरफ, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन सब इधर जाने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा विपरीत दिशा में बहती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और और लेकिन करंट ऐसे घूमेगी। कैसे घूमेगी, करंट ऐसे घूमेगी, समझ गए ना, ऐसे करंट घूमती। अब एक चीज समझिएगा, अपवहन वेग की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जब किसी चालक तार पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब बैटरी लगा दी जाती है। जब किसी चालक तार पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो उस चालक के सिरों पर एक प्लस तथा या फिर उस चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशिक गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की इस एक दिशिक गति को ही क्या कहा जाता है, अपवहन वेग कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा को लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसकी हम परिभाषा को यहाँ पे लिखते हैं। अपवहन वेग की परिभाषा देखिएगा, जब किसी जब किसी चालक तार पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है,
बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। जब किसी चालक तार पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक तार के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह वैद्युत क्षेत्र यह वैद्युत क्षेत्र चालक तार के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। अपनी दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। जिससे सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशिक गति करते हैं। एक दिशिक गति करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशिक गति करते हैं। क्या करते हैं? एक दिशिक गति करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशिक गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को अपवहन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, इसे Vd से क्यों प्रदर्शित करते हैं? V मतलब वेलोसिटी और D मतलब ड्रिफ्ट होता है, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे V और सफिक्स में D बोला जाता है। ठीक है, V सफिक्स में D मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है अपवहन वेग, या फिर इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, यदि एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, यदि चालक में n इलेक्ट्रॉन हो तब औसत अपवहन वेग। अब भैया अपवहन वेग, अब देखिए प्रारंभिक वेग u1 से v1 होने में कुछ समय भी लगा होगा, तो हम मान लेते हैं अंतिम वेग इसका क्या था, v1 हो गया, फिर v2 हो गया, क्या हो गया, v2 हो गया, फिर v3 हो गया, प्लस डॉट डॉट कितना हो गया, vn हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो vd जो होगा, ये जो हमारा आता है ये जीरो नहीं होता है, ये vd के बराबर आता है। तो vd बराबर हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट प्लस vn अपान में n। ये आ गया हमारा अपवहन वेग।
ये हमारा क्या आ गया, अपवहन वेग आ गया। तो आप अपवहन वेग की परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से हम एक बार समझाते हैं क्या होता है। जब किसी चालक तार पर, क्या लिखा हुआ है, जब किसी चालक तार पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जैसे ये बैटरी लगा देना ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो चालक तार के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया, ई। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। यह वैद्युत क्षेत्र चालक तार के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर के अपनी दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशिक गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को अपवहन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट Vn अपान में n। समझ पा रहे हो, Vn अपान में क्या हो गया, n हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो दो टॉपिक मैंने बताया कि यादृच्छिक वेग क्या होता है और अपवहन वेग क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी टाइप के और अधिक वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं वीडियो जो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 12th की कंप्लीटेड फिजिक्स विद न्यूमेरिकल आपको फ्री में अवेलेबल होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दिया करें अपने गरीब मित्रों दोस्तों के साथ जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं और अच्छे लेवल की कंप्लीट फिजिक्स अगर चाहते हैं, तो ये चैनल पर उनको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना वीडियो है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए और खुश